हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार एसआई मेंस पेड सेट का सॉल्यूशन, जिसमें देखेंगे सेट 6 के सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें 80 क्वेश्चंस होंगे जीके और जीएस का। इसका मैथ्स का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुत्त पिटक। ठीक है, बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को सुत्त पिटक में हम देख सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन ये दिया गया कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपना स्कोर नीचे कमेंट्स करके बताएगा फ्रेंड्स कि आपने आउट ऑफ 100 से, यानी कि 80 क्वेश्चंस ये और 20 का मैथ्स क्वेश्चन जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी देखना चाहो तो देख सकते हो। उसके बाद कमेंट करके बताइए कि आपने आउट ऑफ 100 से कितना स्कोरिंग किया। ठीक है, तो फिलहाल देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्यकारिणी समिति 1937। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 1937 से मुझे एक चीज और याद आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा वर्मा को 1937 में, यानी कि म्यांमार को 1937 में भारत से अलग किया गया था। तो ये चीजें आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए। ये जो पुस्तक है फ्रेंड्स कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए बाकी ऑप्शंस के बारे में भी एक एक करके देख लेते हैं। जैसे दादा भाई नौरोजी की जो कि फेमस पुस्तक कौन थी आपने देखा था फ्रेंड्स, बिहार एसआई में जो प्री हुआ था उसमें भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा गया था, रस्त गुफ्तार। ठीक है, तो रस्त गुफ्तार इनकी थी। लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय की फ्रेंड्स कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा अनहैप्पी इंडिया, जो कि यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हो, इंडियन अनरेस्ट और अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, इंडियन अनरेस्ट जो लिखा गया था वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखा गया था, लेकिन लाला लाजपत राय ने जो लिखा था उसका नाम था अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो इनकी जो पुस्तक थी इनका आप याद रख सकते हैं, एक तो गीता रस जो कि पेपर में अक्सर देखने को मिलता है, साथ ही साथ इन्होंने केसरी को लिखा था मराठी भाषा में और मराठा को लिखा था अंग्रेजी में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे तिलक से। इन सारे क्वेश्चंस को क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक किया कीजिए। यार आप लोग वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं करते हो, ऐसे में हमें अच्छा नहीं लगता है कि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं और आप ऊपर से वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो आप बात को समझा कीजिए और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट किया कीजिए, ताकि आपका फ्रेंड्स लाइक हमें मोटिवेशन का काम करता है। क्लियर, तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गिरिपाद की स्थिति का। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। 7 क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अरब सागर में स्थित द्वीपों का समूह जो लक्षद्वीप है वो क्या कहलाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस करेक्ट आंसर क्या होगा, अरब सागर में स्थित द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि प्रवाल भित्ति का। ठीक है फ्रेंड्स, प्रवाल उत्पत्ति है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत वह कौन कौन सा है। यहाँ पे आपको दिया गया ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। यहाँ पे आपको बताना है कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कौन कौन से नदी का स्रोत है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस में आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी 1, 2, 3। ब्रह्मपुत्र भी जो कि तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलता है, सिंधु नदी भी वहीं से निकलता है और सतलज नदी का भी उद्गम वहीं से होता है, मानसरोवर की झील के पास जो राकस ताल है वहाँ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। 9 में क्या कह रहा है कि सन 1920 ईस्वी के खिलाफत कमेटी की सभा
जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इलाहाबाद। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, चलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी? तो चलैया समिति का गठन जो था वो किस क्षेत्र में जांच के लिए गठित की गई थी, क्या आपको बताना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों के लिए, यानी कि 1 और 2 दोनों करेक्ट होगा। अगर बात करें प्रतिभूति घोटाले के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी, तो जानकी रमन समिति, ये आप याद रखेंगे। मैंने आपको समिति से रिलेटेड अलग से एक वीडियो बना दिया था, क्षेत्र और उनके समिति से, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको कई बार रिकमेंड कर चुका हूँ, आप ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वह है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि फैजी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि धर आयोग। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। पंजाब और हरियाणा जो फ्रेंड्स अलग राज्य कब बने थे, तो 1966 में, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो किस आर्टिकल के तहत, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 123 के तहत। और वहीं बात करें 213, तो 213 के अंतर्गत राज्यपाल जो होते हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स याद रखेंगे। गुप्त युग में भू राजस्व की जो दर थी वो कितनी थी? उपज का कितना भाग हुआ करता था गुप्त युग में भू राजस्व की दर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपज का 6ठा भाग। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दामोदर नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ध्यान से पढ़िए, उसके बाद बताइए कि दामोदर नदी के बारे में यहाँ पे जो कथन लिखे गए फर्स्ट और सेकंड, इसमें कौन सा कथन सही है? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि यह छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली जो कि नदियों में से एक है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, याद रखेंगे। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। ठीक है, उसी तरह से हम बात करें तो फ्रेंड्स कोसी जो नदी होती है वो बिहार की शोक के रूप में जानी जाती है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा 1 और 2। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि जिस मिट्टी में एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड की उच्च सामग्री है उसे किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेडल्फर मिट्टी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक है? इनमें से कौन सा एक कवक है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि एगेरिकस जो होता है एक प्रकार का कवक के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते हैं। 18 में क्या दिया गया कि निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा जो है वो विषाणु यानी कि वायरस के कारण होने वाला रोग होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे हम बात करें कि हेपेटाइटिस बी यानी कि यकृत शोथ बी, इन्फ्लुएंजा और रैबिस, ये तीनों के जो आते हैं वो वायरस के कारण होने वाले रोग, यानी कि 1, 2, 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन स्कैबिज के बारे में बात करें, स्कैबिज इंग्लिश वर्ड होता है, पामा कह सकते हैं या फिर इसको हम फ्रेंड्स खाज कहते हैं, खाज खुजली जो आता है। ठीक है, तो खाज जो आता है ये कवक के कारण होने वाला एक रोग के अंतर्गत आता है, तो ये कह सकते हैं ये हमारा नहीं होगा, 1, 2, 3 करेक्ट आंसर है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पृथ्वी के कोर को किस नाम से जाना जाता है? जो पृथ्वी के कोर होते हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुरुमंडल। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कोर में कौन कौन से जो कि फ्रेंड्स क्या कहते हैं एक और नाम से जाना जाता है, जैसे कि ऊपर से अगर नीचे तक हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, सियाल, सीमा और निफे, निकेल और फेरस की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, निफे के नाम से जाना जाता है कोर को, ये भी आप याद रखेंगे, गुरुमंडल जिसको कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का गति उदाहरण है, यानी कि स्वतंत्र रूप से जो गिरने वाला जो वस्तु होता है वो गति का उदाहरण है।
अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस क्या होगा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है समान रूप से त्वरित। ठीक है फ्रेंड्स, समान रूप से त्वरित होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है। ध्यान से पढ़िएगा, राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखिए अगर हम बात करें फ्रेंड्स की अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया, सेवाएं की अपेक्षा, यानी सेवा जो होता है जिसको हम लोग थर्ड सेक्टर में रखते हैं, सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र थर्ड सेक्टर में आता है, की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत अधिक होता है, जो कि ये पॉइंट गलत है। आपको पता है कि राष्ट्रीय आय में थर्ड सेक्टर से सबसे ज़्यादा जो कि राष्ट्रीय आय निकलता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का जो प्रतिशत होता है, हिस्सा जो है इसका सबसे अधिक होता है। यानी हमारा राइट आंसर जो कि ऑप्शन डी काफ़ी अच्छे तरीके से सूटेबल हो जाता है। ठीक है, कृषि जो आता है वो फ्रेंड्स जो कि फर्स्ट सेक्टर के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे सेवा जो क्षेत्र होता है वो थर्ड सेक्टर के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो श्रमिक होते हैं वो फर्स्ट सेक्टर में लगे हुए कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय आय जो सबसे ज़्यादा आता है वो थर्ड सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, खरीफ फसल के संबंध में विचार करें। यानी आपको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स पढ़ना और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन जो होगा वो सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। खरीफ फसल के बारे में बात करना है, तो क्या कह रहा है कि इस फसल की कटाई जून जुलाई की माह में की जाती है। क्या ये पॉइंट सही है? देखिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों गलत है। देखिए जो खरीफ फसल होती है इसकी कटाई नवंबर दिसंबर में की जाती है, और जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है, ना कि कटाई। तो ये पॉइंट गलत हो जाता है। सेकंड में क्या कह रहा है कि इसके अंतर्गत आने वाली जो फसल धान, मक्का, मूंगफली, बाजरा, सरसों, देखिए यहाँ पे यही पॉइंट गलत है। ये सब तो आते हैं लेकिन सरसों इसके अंतर्गत नहीं आता। सरसों जो आता है वो रबी फसल के अंतर्गत आता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों पॉइंट गलत है, और राइट आंसर हम डी को टिक करेंगे, ना ही एक और ना ही दो। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट देखिए क्या है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में आपको बात करना है कि यहाँ पे जो मैच किया गया वो कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पैगोडा क्या था? विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा थी, ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। मनुष्यों का क्रय विक्रय जो होता था उसको वेशबग के नाम से भी जाना जाता था विजयनगर साम्राज्य में। टकसाल विभाग को जोरी खाना के नाम से भी जाना जाता था। ये तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। इस वजह से कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया, इस वजह से ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर। न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ होता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, यानी कि उच्चतम न्यायालय जो है वो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यह न्यायालय की एक ऐसी शक्ति होती है जिसमें यह किसी कानूनी या फिर सरकारी कार्य को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, जिससे यह देश के मूल विधि या फिर संविधान के विरुद्ध समझी जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से सुटेबल हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए, वित्त विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है कि जो वित्त विधेयक होता है वो लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट्स करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे कहेंगे कि दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि परमाणु अनुसंधान हेतु कल्पक्कम के लिए इंदिरा गांधी सेंटर किस राज्य में स्थित है। तो कल्पक्कम कहाँ पे स्थित है? तो कल्पक्कम जो पड़ता है ये फ्रेंड्स ये तमिलनाडु में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पिलानी। ठीक है फ्रेंड्स, पिलानी कहाँ पे पड़ता है? तो पिलानी जो पड़ता है ये फ्रेंड्स राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंसुलिन प्राप्त होता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस बताइए कि इंसुलिन जो होता है इनमें से किससे प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि डहेलिया की जड़ों से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डहेलिया किस तरह से होता है तो सबसे पहले आप इस पिक्चर को देख लीजिए फ्रेंड्स। डहेलिया का जो एक प्रकार का फूल होता है और इसी से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। वायु को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो जो वायु होता है उसको हम लोग किस रूप में जो कि वर्णित कर सकते हैं? तो जनरली आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि वायु जो होता है वो कई गैसों का मिश्रण होता है, यानी कि मिश्रण के रूप में हम कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्लियर, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान दीजिएगा, विरंजक चूर्ण के बारे में आपको बात करना है और हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। क्लियर, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जल में अधिक विलय होता है। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, ये भी करेक्ट है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पॉइंट गलत कह रहा है वो गलत ये कह रहा है कि जल में अधिक विलय होता है। जो क्लोरीन यानी कि विरंजक जो चूर्ण होता है वो जल में बहुत ही कम अल्प विलय होता है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे क्योंकि ये गलत है, हमें बताना था असत्य। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बाकी ऑप्शंस में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है। कुन्नो-पालपुर वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहां पर स्थित है? कुन्नो-पालपुर वन्यजीव अभयारण्य से रिलेटेड मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट कंप्लीट कराया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको कराया था, वो घिसा पीटा वाला नहीं, आपको काफ़ी अच्छे वाले मैंने कराए थे। तो कुन्नो-पालपुर वन्यजीव अभयारण्य जो पड़ता है ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुरती और मेहसाना किसकी नस्ल है? अब बात जब नस्ल की आती है तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि मैंने ये नहीं कराया। इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको कराया था कि यूट्यूब पे आज तक किसी ने भी नहीं कराया। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। मैंने 2 पार्ट में आपको कंप्लीट कराया, जितने भी पशु के नस्ल होते हैं उन सभी को एक बार आप ज़रूर चेक करना। डेफिनेटली फ्रेंड्स, वीडियो एंड होते होते आपको काफ़ी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सुरती और मेहसाना किसकी नस्ल है? तो ये जो नस्ल होती है सुरती भैंस की नस्ल होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि असत्य है? ठीक है, असत्य कथन को चुनना है। तो 4 ऑप्शंस को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन जो होगा वो असत्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूरेनियम को भविष्य का ईंधन के नाम से जाना जाता है, जो कि ये पॉइंट गलत है। भविष्य के ईंधन के रूप में हम लोग हाइड्रोजन को जानते हैं, ना कि यूरेनियम को, इसलिए ऑप्शन नंबर हमें ए को टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बाकी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। और यहाँ पे सबसे थर्ड पॉइंट में आप याद रख सकते हैं कि जो इसके प्रमुख अयस्क होते हैं पिच ब्लेंड, इसी का प्रमुख अयस्क है, बाकी को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित मिलान में से कौन सा मिलान जो है वो सही नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही नहीं है हमें ये बताना है। तो 4 ऑप्शंस को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन मिलान सही नहीं किया गया। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय, बिल्कुल करेक्ट है। इसी के अंतर्गत कहा गया है कि अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। अगला पॉइंट कह रहा है कि 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान 108 के अंतर्गत किया गया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो बच सकता है हमारा राइट आंसर जो कि ऑप्शन डी गलत होगा। अब ये गलत क्यों है हमें ये देखना होगा। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अनुसूचित जनजाति की जब बात की जाती है तो यहाँ पे 338 का फर्स्ट होना चाहिए था। ठीक है, 338 के फर्स्ट जनजाति के लिए, लेकिन सिर्फ जाति कहता राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो वहाँ पे हम 338 कर सकते थे। तो ये कह सकते हैं कि ऑप्शन हमारा डी जो कि यहाँ पे गलत तरीके से मैच किया गया, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद के नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा सही जो कि ह्रासवान क्रम है? ध्यान दीजिएगा, ह्रासवान क्रम यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बढ़ते से घटते क्रम में सबसे अधिक उसके थोड़ा सा नीचे। ठीक है फ्रेंड, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है।
तो मैंने आपको ऊपर में क्वेश्चन में कराया था, आपको जस्ट ऊपर में इसी वीडियो में बताया गया है कि सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक जो कि राष्ट्रीय आय के लिए, जो कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि राष्ट्रीय आय के लिए सबसे अधिक योगदान देता है सेवा क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद ये आपका सेकंड सेक्टर हो गया और ये फर्स्ट सेक्टर हो गया। तो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ये आपका करेक्ट जो कि सीक्वेंस होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स क्या क्या मैच आपको करना है, मैं आपको एक बार हिंट कर देता हूँ। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान तो दिया गया है, साथ में साथ जो कि राज्य का जिला के साथ यहाँ पे मैच करना है, ध्यान दीजिएगा जिला के साथ। क्लियर, अब इसको आप मैच करने की कोशिश कीजिए कि क्या होगा करेक्ट आंसर, कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो चलिए एक एक करके मैच करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम मैच करने के लिए सिंपल सी एक चीज उठाते हैं। पहले देखते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का यहाँ पे बीजापुर दिख रहा है, यानी कि डी का 3 के साथ मैच होने चाहिए। तो डी का 3 यहाँ पे मिल रहा है और डी का 3 यहाँ पे मिल रहा है। अब ये 2 मैच करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे ए अलग है और यहाँ पे ए अलग है, तो चलिए इसको मैच कर लेते हैं, तो हमारा राइट आंसर जो कि मिल जाएगा। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है? कान्हा पड़ता है जो कि फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश के किस जिले में ये पड़ता है? तो मांडला जिले में ये कह सकते हैं, यानी कि ए का 2 के साथ यहाँ पे मैच होगा। राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए को हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, बांधवगढ़ आपका कहाँ पे पड़ता है? तो बांधवगढ़ भी जो है ये भी पड़ता है, इसी में कह सकते हैं, बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है और ये बाघ अभयारण्य है। और राइट आंसर यहाँ पे बी का 4 होगा, जो कि शहडोल जिले या फिर कह सकते हैं कि जबलपुर में पड़ता है। ठीक है, ये दोनों भी आप याद रखेंगे। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये भी फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में ही पड़ता है और ये जो कि शिवपुरी जिले में पड़ता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए काफ़ी अच्छे तरीके से सुटेबल हो जाता है, याद रखेंगे। क्लियर, अगला पॉइंट देखिए क्या है, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? जो थर्मस फ्लास्क होता है उसका आविष्कारक कौन थे, किन्होंने आविष्कार किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि जेम्स देवर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उपजाऊ मिट्टी जो सामान्य फसल उगाने के लिए अनुकूल है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 6 से 7 के बीच होना चाहिए उसका पीएच वैल्यू। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 1857 में लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जगाने और उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने के लिए बंगाल में इंडियन लीग की स्थापना की गई। इसके संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहे हैं कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था या फिर प्रतिपादित किया था, ये आपको बताना है। एक जीन एक एंजाइम, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विडल और टैटम जो वैज्ञानिक थे उन्होंने फ्रेंड्स इसके बारे में सिद्धांत दिया था, एक जीन एक एंजाइम। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह की प्रभावित हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जूट और रुई। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि संविधान के 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। बताइए क्या होगा राइट आंसर? 56वें संविधान संशोधन, 55वें, 53वें और 36वें संशोधन का संबंध इनमें से क्रमशः कौन कौन सा होगा? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा राज्य बना था, 55वें के तहत अरुणाचल प्रदेश, 53वें के साथ मिजोरम और 36वें के साथ सिक्किम। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो कि करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तो ध्यान दीजिएगा, असत्य आपको बताना है कि कौन सा कथन जो यहाँ पे दिया गया वो असत्य होगा। ए बी सी डी को आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि मादा एनोफिलीज जो मच्छर होते हैं वो शीत ज्वर के परजीवी को जो कि संप्रेषित करते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, शीत ज्वर को ही मलेरिया कहा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। सेकंड कह रहा है कि मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम नामक कवक के कारण होता है। ये पॉइंट देखिए गलत है,
ठीक है, क्यों गलत है मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मोडियम नामक जो कि परिजीवी होता है, यहाँ पे फ्रेंड्स कह सकते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ होगा। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो यहाँ पे कवक नहीं, यहाँ पे प्रोटोजोआ होना चाहिए था, इस वजह से ये गलत हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर भी ऑप्शन बी होगा, क्योंकि हमें असत्य ही बताना था कि यहाँ पे कौन सा असत्य है। इसमें लाल रक्त कर्णिकाओं की कमी हो जाती है, यानी कि आरबीसी की जो संख्या होती है वो घट जाती है। तो ये सभी के पॉइंट जो कि फर्स्ट और थर्ड करेक्ट था, लेकिन सेकेंड गलत था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बोंगाई गांव रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है। बोंगाई गांव रिफाइनरी जो होता है वो किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम में पड़ता है, याद रखेंगे असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सरोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। सरोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो झीलों का अध्ययन होता है, झीलों और तालाबों का अध्ययन, उसको आप निम्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन फ्रेंड्स देखिए उसको एक और नाम से जानते हैं, सरोविज्ञान। ठीक है, सरोविज्ञान को भी हम कहते हैं झीलों और तालाबों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा की वार्धा योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत क्या था। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत क्या था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हस्त उत्पादक कार्य से। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि सम्राट और उनके मकबरा से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, शासक और उनके मकबरा से आपको यहाँ पे मैच करना कि कौन से शासक का मकबरा कहाँ पर स्थित था। ठीक है, तो बताइए। तो चलिए इसका राइट आंसर आपने तो गेस कर ही लिया होगा, मैं आपको बताता हूँ। बाबर को जीत कबूल थी, यानी कि बाबर का जो मकबरा था वो काबुल में। फर्स्ट का थर्ड के साथ कहाँ पे मैच हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, जो कि सी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी आप याद रखिएगा। चलिए एक करके देख लेते हैं। अकबर का जो मकबरा था वो सिकंदरा में स्थित था, यानी कि बी का 4 के साथ होना चाहिए, तो यहाँ पे बी का 4 के साथ मैच किया गया। ठीक है, जहांगीर का मकबरा जो कि फ्रेंड्स कह सकते हैं कि भारत के बाहर लाहौर में था, यानी कि सी का फर्स्ट के साथ, तो सी का फर्स्ट के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है। और शाहजहां का जो मकबरा था वो आगरा में, कह सकते हैं, यानी कि डी का 2। तो करेक्ट आंसर आपने देखा कि सी हमारा फॉलो कर रहा है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी। मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक पारंपरिक व्यवस्था जो ग्रामीण भारत में किसानों तथा अन्य व्यावसायिक वर्गों के मध्य विद्यमान थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि किस महात्मा को दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे कौन किसके साथ मैच करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो संवैधानिक प्रावधान और उनके स्रोत, यानी कि कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया, वो आपको मैच करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम चलिए मैच करके देखते हैं क्या होगा, कौन किसके साथ मैच करता है। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया था, यानी कि फर्स्ट का 4 के साथ। तो फर्स्ट का 4 के साथ सभी ऑप्शंस पे मिल रहा है, चलिए इसको छोड़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिया गया था वो लिया गया आयरलैंड के संविधान से, यानी कि आयरिश संविधान कह सकते हैं, यानी कि बी का 3rd के साथ कहाँ पे मैच कर रहा है, तो बी का 3rd या तो फर्स्ट या फिर 4 में। ठीक है, आगे बात करते हैं केंद्र राज्य संबंध। तो देखिए केंद्र राज्य जो संबंध है ये लिया गया था फ्रेंड्स कनाडा के संविधान से, यानी कि कह सकते हैं ऑप्शंस यहाँ पे 2 डी का 2 के साथ। तो डी का 2 के साथ कहाँ पे मिल रहा है, तो डी का यहाँ पे फर्स्ट दिया गया, डी का 2 यहाँ पे, यानी कि राइट आंसर हमारा जो कि ऑप्शन डी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मंत्रिमंडलीय जो सरकार है ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख को संस्कृत भाषा में उत्कीर्णित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सरकार के स्तर तथा विधायिक शक्ति के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, जो अगर हम बात करें अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास दी गई है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं स्थानीय सरकार नहीं होगा। करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, जो कि ये गलत तरीके से मैच किया गया। ठीक है, यहाँ पे आपका केंद्र सरकार होना चाहिए था।
अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि विजयनगर से उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि हरिहर द्वितीय। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का सिद्धांत कहां से लिया गया? अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत लिया गया वो कहां से लिया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट होगा कनाडा से। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है इसको हम लोग पहले किस नाम से जानते थे? पूर्व नाम इसका क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्णागिरी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का जो गठन किया गया था वो कब हुआ था? त्रिशंकु संसद का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था संविधान लागू होने के पश्चात? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1989। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 1989 से एक क्वेश्चन और याद आता है कि आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि जो मतदान का अधिकार था 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष जो किया गया था 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत ही किया गया था। ये आप याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम की जो स्टार्टिंग की गई थी 1977 से 78 में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, यानी कि आयोग, समिति और उनका आदेश। ठीक है, किसके साथ कौन मैच करेगा बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए सबको याद होता है कि बॉम्बे जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था ये कृष्ण जो कि श्री कृष्ण आयोग यहाँ पे इसके बारे में बात की गई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी का 3 के साथ कहाँ पे मैच कर रहा है? तो देखिए बी का 3 के साथ या तो सी होगा या फिर बी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए नानावती आयोग भी आप सभी को पता होगा। तो नानावती आयोग हम देखें तो नानावती आयोग का संबंध सिख विरोधी दंगे 1984 से था, यानी कि डी का फर्स्ट के साथ। तो डी का फर्स्ट के साथ यहाँ आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन बी जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से सुटेबल हो जाता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को आप मैच करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दी जाती है या फिर दिया जाता है? तो यहाँ पे बात किसके बारे में की जाएगी कि भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में जो सुझाव दिया जाता है वो वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए वित्त आयोग के बारे में 2-3 पॉइंट्स जबकि आपको याद रखना है कि वित्त आयोग का गठन जो कि फ्रेंड्स राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है आर्टिकल 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं, यानी कि कुल 5 इसमें सदस्य होते हैं, जिसमें से 1 अध्यक्ष और 4 इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अम्ल एवं भस्म की जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लवण। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? जो कैनन है वो किस शब्द जो है वो किस खेल से संबंध रखता है? कैनन शब्द का संबंध बिलियर्ड से है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बताइए इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पील आयोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा पील आयोग। ठीक है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पोषण की मृत जीविक विधि पर निर्भर होता है? पोषण की मृत जीवक जो कि विधि पर निर्भर होता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कवक। और जो कि अगर हम बात करें एग्रेसिस तो इसके बारे में आपको बताया था, एगेरिकस जो होता है एक प्रकार का कवक होता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन जो होगा वो सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जबकि नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि माइटोकॉन्ड्रिया जीवित और नील हरित शैवाल को छोड़कर पौधे एवं प्राणियों के सभी सजीव कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट तो गलत आपका हो जाता है। क्लियर। सेकंड कह रहा है कि इसमें ऊर्जा जो कि रासायनिक स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है, तभी तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सेकंड पॉइंट बिल्कुल करेक्ट, लेकिन फर्स्ट पॉइंट गलत था, इसलिए राइट आंसर हम बी को टिक करेंगे, केवल और केवल 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और क्वेश्चंस पूछता हूँ, नीचे कमेंट करके आप बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था और इसकी खोज किसने की थी। दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं, दोनों को आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पिंड की पहचान सौरमंडल के दूरस्थ पिंड के रूप में की गई है, यानी कि सबसे दूर पिंड के रूप में की गई है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस में क्या होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस पिंड की पहचान सौरमंडल के दूरस्थ पिंड के रूप में की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि फार आउट। ठीक है फ्रेंड्स, फार आउट नाम दिया गया 2018 में स्थायी रूप से इसको फ्रेंड्स क्या नाम दिया गया था, मैं आपको बता दूं VG80 नाम रखा गया था, जो कि फ्रेंड्स ये सौरमंडल का अब तक का सबसे दूरस्थ पिंड होने का इसके गौरव प्राप्त है, फार आउट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा जो है यानी कि उपग्रह नहीं है। हमारे सौरमंडल के कौन से जो ग्रह हैं जिनका फ्रेंड्स कोई भी उपग्रह नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस क्या होगा राइट आंसर। तो मैं आपको बता दूं कि बुध और शुक्र ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा 1 और 2। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेंड्स शुक्र और वेनस, जिसको यूवी कह सकते हैं, यानी कि यूरेनस और आपका जो कि ये वेनस। ठीक है, तो यूरेनस और वेनस 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि ये विपरीत चक्रण करते हैं, यानी कि बाकी जो ग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, लेकिन ये जो 2 ग्रह होते हैं वो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखिए अगला पॉइंट क्या है, सैन वेट का संबंध किससे होता है। सैन वेट का फुल फॉर्म में अगर बताऊं तो सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स होता है। ठीक है, तो इसका संबंध होता है उत्पाद शुल्क से। ऑप्शन सी राइट आंसर है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या, जलोढ़ मिट्टी भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है। आई होप कि अब तक आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर लिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर तो आपने कर लिया, लेकिन आप इस पिक्चर को देख करके समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि उत्तरी मैदान में भी पाई जाती है, नर्मदा की निचली घाटी में भी, और ताप्ती जो नदी है उसकी निचली घाटी में ही पाई जाती है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जलोढ़ मिट्टी को 2 और नाम से जान सकते हैं, जिनको हम लोग दोमट मिट्टी भी कहते हैं, जिनको कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो पिक्चर देख के आपने समझ लिया होगा कि करेक्ट आंसर हमारा जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पवन द्वारा निक्षेपण। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में स्तंभदारी बंदोबस्त, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, इसको लागू किया गया था। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कर्नवालिस, जिस ठीक है फ्रेंड्स, अस्थायी बंदोबस्त के लिए लॉर्ड कर्नवालिस को जाना जाता है, और इन्होंने 1793 ईस्वी में जो कि इसको लागू किया था। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में एक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये क्वेश्चन करंट का था, मैंने इंक्लूड किया था 1-2 क्वेश्चन। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे पहले एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि नैनीताल को उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की गई है। ये पॉइंट गलत है। क्यों गलत है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड की सरकार ने फ्रेंड्स ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गरसौड़ को बनाने की घोषणा की थी, न कि नैनीताल को, इसलिए ये गलत होता है। देहरादून राज्य की अस्थायी राजधानी, ये आप सभी को पता है, और देश का 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का जो गठन किया गया था वो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। बिल्कुल करेक्ट है, उत्तर प्रदेश से ये अलग होकर के बना था। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए सेकंड और थर्ड राइट आंसर है, इस वजह से हम बी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गरसौड़ को जो कि घोषित किया गया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो बताइए यहाँ पे सही सुमेलित कौन सा है, क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स एक एक करके देखते हैं। देखिए पहला बात करें कि तुलबुल परियोजना जो कि हिमाचल प्रदेश, ये तो गलत है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बनाया गया जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, सेकंड बात करें श्री सैलम परियोजना, ये तमिलनाडु में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। पापनासम परियोजना ये फ्रेंड्स कर्नाटक नहीं तमिलनाडु यहाँ पे होगा। उकाई परियोजना गुजरात में बिल्कुल करेक्ट है। इस वजह से हम सब डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो कि प्रायः फ्लोरोसेंट ट्यूब में इस्तेमाल किया जाता है।
तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एक तो पारद वाष्प का यानी कि पारे के वाष्प का और आर्गन गैस का। तो ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विषुव शब्द जो है किसका घोतक है? देखिए विषुव को हम इंग्लिश में इक्विनॉक्स के नाम से भी जानते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। इक्विनॉक्स भी कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी विषुव भी लिखा जाता है। तो दोनों का मतलब क्या होता है? राइट आंसर है फ्रेंड्स कि जब दिन और रात बराबर होते हैं उस स्थिति को कहते हैं इक्विनॉक्स यानी कि विषुव। और ऐसी स्थिति पूरे वर्ष में 2 बार होती है, साल में 2 बार होती है। अब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न, साल में 2 बार होती है तो वो डेट कौन कौन से जिस डेट को फ्रेंड्स इक्विनॉक्स होता है? नीचे आप कमेंट्स करके बताइएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि किस राज्य ने फार्मेसी ऐप जो कि लॉन्च किया? तो फार्मेसी ऐप किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया? ये करंट का क्वेश्चन था, मैंने ऑलरेडी आपको करंट में करा दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फार्मेसी ऐप हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च की थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय सेना के कमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स भारतीय सेना के कमान जो है उनके कमान से संबंधित यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सही सुमेलित है। तो देखिए पूर्वी कमान इनका कोलकाता में पड़ता, करेक्ट है। उत्तरी कमान जो कि उधमपुर, ये भी करेक्ट है। दक्षिणी कमान पुणे में पड़ता है, ये भी करेक्ट है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सभी के सभी सही है, इसलिए वैसे ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला पॉइंट यह कह रहा है कि आर्यभट्ट और वरामिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो आर्यभट्ट और वरामिहिर के जो सुविख्यात इनका नाम प्रसिद्ध था वो किस युग के साथ जुड़ा था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी लोगों ने करेक्ट किया होगा, गुप्त वंश से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या, निम्नलिखित में से वह विषय जो कौन सा है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का लक्ष्य नहीं होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का लक्ष्य इनमें से कौन सा नहीं होता है? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति का लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि? बताइए। मरुद्भिद होते हैं यानी फ्रेंड्स जेरोफाइट जिसको कहते हैं, राजस्थान में उगने वाले जो पौधे होते हैं यानी कि रेगिस्तान में जो उगने वाले पौधे होते हैं उनका जो मूल तंत्र होता है यानी कि उनकी जो जड़ होती है वो काफ़ी लंबी होती है, इसका कारण क्या होता है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूँ। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि उन जो रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि जल को अवशोषित करने के लिए उनकी जो जड़ें होती है काफ़ी अंदर तक चली जाती है, गहराई में चली जाती है। इस वजह से उनका जो मूल तंत्र होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो कि आप मैथ्स वाले जो सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह की और वीडियो आपको मिलती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।